सीएम योगी का देवरिया दौरा। आज 19 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। देवरिया को देंगे 655 करोड़ 45 लाख की सौगात। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे सुवेंदु अधिकारी। पीएम मोदी संग शाम में होगी मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तमिलनाडु के सीएम विजय का दिल्ली दौरा टला। अब शनिवार को दिल्ली आएंगे सीएम विजय। तमिलनाडु हाउस में तैयारियां तेज। उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी। दिल्ली समेत कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। भीषण गर्मी से देश में बिजली की रिकॉर्ड मांग बढ़ी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। 655.45 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। तो बड़ी खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देंगे देवरिया वासियों को। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास आज होगा। 655.45 करोड़ की विकास परियोजनाओं का बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया वासियों को देंगे। 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 16.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी की ओर से किया जाएगा। देवरिया वासियों को एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो देवरिया वालों के लिए आज का दिन बेहद खास। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा में चूक ना हो, इसका ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है और इसी सिलसिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम सुवेंदु अधिकारी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी। कई अहम मुद्दों पर मुलाकात के दौरान चर्चा होगी। संगठनात्मक तौर पर चर्चाएं हो सकती हैं और सरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनी है। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। वैसे में सरकार के कामकाज को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या कार्यशैली रहेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा संभव है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि संगठनात्मक तौर पर भी बेहद खास है ये दौरा। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी। और वहीं बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। गौवंश की कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। मंत्री कपिल मिश्रा ने गौवंश की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया। बकरीद के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। गौवंश की कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। मंत्री कपिल मिश्रा ने गौवंश की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया है। तो बकरीद को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। गौवंश की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया गया है और इसी को लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो बकरीद को देखते हुए यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। गौवंश की कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। मंत्री कपिल मिश्रा ने गौवंश की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया है और इसी को देखते हुए बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया। नमस्कार,
आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सब। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। स्नेह कमल, गौवंश की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया गया, क्या कुछ ज्यादा जानकारी पूरे मामले पर? बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की, इसके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर अब कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अभी एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बकरीद के मद्देनजर सरकार गाइडलाइन को लेकर सख्त है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जो है बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट आदि प्रतिबंधित जानवरों को कुर्बानी पहुंचने से जो है गैर कानूनी बताया गया। इसके साथ ही साथ कहा गया कि जो बकरीद कुर्बानी हो सकती है उसे आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकते, इसके जो निर्धारित स्थान है वहां पर करें और कुर्बानी के बाद जो है तो कचरा है वो सार्वजनिक स्थान, सीवर या नाले वाले सार्वजनिक स्थान फेंकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थानों पर जाती है। इसके लिए गाइडलाइन उल्लंघन पर दिल्ली सरकार ने कहा है पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को उसकी सूचना देगी। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कुर्बानी पर पशुओं का जो अवशेष खुले में फेंका जाता है ये गलत है, इसे जो है पूर्ण सड़कों पर डालियों में न पाए, जो निर्धारित स्थान है वही कुर्बानी दे और जो निर्धारित अवशेष के लिए स्थान है वहाँ इसे फेंके। मंत्री ने कहा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ऐसे मामले दंडनीय अपराध हैं। अवैध बूचड़ खाने, पशुओं को अलग तरीके से परिवहन, कानून उल्लंघन के मामले में आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा स्थानीय प्रशासन, पुलिस, संबंधित विभाग संवेदनशील इलाके हैं उसकी विशेष निगरानी करेंगे। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि अवैध कुर्बानी या पशु क्रूरता की जानकारी मिलती है तो उसे तत्काल प्रशासन को सूचित करे। तो कुल मिलाकर भावना हम कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो है बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है और उसे सख्ती से पालन के लिए दिशा निर्देश भी दिया है। फैसला है, हालांकि देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गौवंश की कुर्बानी को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मंत्री कपिल मिश्रा ने गौवंश की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया। और वहीं उत्तर प्रदेश में जनगणना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से जनगणना का पहला चरण शुरू। जनगणना में लिस्ट किए जाएंगे तमाम मकान की स्थिति और सुविधा पर सवाल पूछे जाएंगे। आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। जनगणना में लिस्ट किए जाएंगे मकान की क्या स्थिति है और क्या कुछ सुविधाएं आसपास हैं, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे। जनगणना का पहला चरण उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। ये बड़ा अपडेट, यूपी में जनगणना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। जनगणना में लिस्ट किए जाएंगे मकान की स्थिति और सुविधाओं पर सवाल पूछे जाएंगे।
और अब खबर लखनऊ से, जहां साइकिल से कोर्ट पहुंचे करीब 70 जज। बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर सभी जज निकले। पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से कोर्ट पहुंचे सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का संदेश दिया। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब जजों की ओर से इस मुहिम का पालन किया जा रहा है। साइकिल से कोर्ट पहुंचे 70 जज। बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर सभी जज निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि ईंधन खपत को कम करने में अपना योगदान सभी लोग दें। अब ऐसे में बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर सभी जज निकले। पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से कोर्ट पहुंचे हैं तमाम जज। सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का संदेश दिया। और इससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री ने भी अपना काफिला छोटा किया था। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपना कैडर घटाया था। और ये तस्वीरें देखिए, जहां जज साइकिल से कोर्ट पहुंचे हैं और सार्वजनिक वाहनों का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से कोर्ट पहुंचे हैं सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का संदेश दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के चलते पूरे विश्व पर ऊर्जा और तेल का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई कि जितना हो सके ईंधन खपत कम करें। और उसके बाद ही इस तरह की कई तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। अब जजों ने प्रधानमंत्री की इस अपील का पालन किया। बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर सभी जज निकले। पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से कोर्ट पहुंचे। तस्वीरें देखिए, तमाम जज साइकिल से सफर कर रहे हैं और कोर्ट तक साइकिल से ही सभी जज पहुंचे। और कुछ लोग तो पैदल भी सफर करते हुए नजर आए। तो यानी ईंधन खपत को कम करने का संदेश अब जजों की ओर से भी दिया गया। साइकिल से कोर्ट पहुंचे करीब 70 जज। पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से कोर्ट पहुंचे हैं सभी जज। सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का संदेश दिया। प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई थी कि जितना हो सके उतना ईंधन खपत कम करने में अपना योगदान दें। उसके बाद तमाम तस्वीरें सामने आई, जहां मंत्री, विधायक और तमाम बड़े चेहरे सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। मैसेज है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ईंधन बचाओ और पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया गया है, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज लखनऊ जस्टिस के सभी न्यायिक अधिकारीगण साइकिल से कचहरी आए हैं। और अब प्रत्येक शनिवार को ये सभी अधिकारीगण साइकिल से आएंगे और वीक के और दिनों में पूल कार करके अपना एक कार से 2, 3, 4 जितने अधिकारी आ सकते हैं। और वहीं झांसी में मोती कटरा पुल के नीचे कथित अवैध बालू खनन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन दहाड़े पुल के नीचे से भारी मात्रा में बालू निकाली जा रही है, जिससे पुल की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नदी किनारे मशीनों और वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने बालू माफिया संजू कुमार गुप्ता और कुछ स्थानीय रसूखदारों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों से भी जबरन बालू उठाई जा रही है। विरोध करने पर धमकियां दी जाती हैं। लगातार खनन से खेती योग्य जमीन बर्बाद हो रही है। किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के झांसी का यह पूरा मामला, अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मोती कटरा पुल के नीचे का ये वीडियो बताया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मोती कटरा पुल के नीचे अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है और ये मामला अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। इसके बाद प्रशासन और विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। और अब खबर कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक प्रेमिका ने मामूली बात के चलते प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी। प्रेमी युगल एक साथ जिले में लंदन ब्रिज मेले में साथ काम करते थे। प्रेमी का शव नग्न अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
और अब खबर लखनऊ के थाना बीकेटी क्षेत्र से है, जहां क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़िता 12 की कक्षा की छात्रा है। इलाज के लिए 3 दिन पहले भर्ती हुई पीड़ित छात्रा ने अस्पताल के एक डॉक्टर पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डॉक्टर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। लखनऊ के बीकेटी का ये पूरा मामला है। निजी हॉस्पिटल में छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। 12वीं की छात्रा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी और इसी दौरान छात्रा की ओर से बताया गया कि उसके साथ डॉक्टर ने दुष्कर्म किया। थाना क्षेत्र बीकेटी से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो तेजस हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, युवती के साथ वहीं पर कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म किया गया। उक्त सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं खबर नोएडा से है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रमिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और वीडियो प्रसारित किए गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है और पहचान की कोशिश भी की जा रही है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लखीमपुर खीरी की खबर के साथ, जहां एक दामाद ने ससुर की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी दामाद ने पारिवारिक रंजिश के चलते ससुर के सिर पर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मौके पर ही ससुर की मौत हो गई और इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दामाद मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर प्रयागराज से, जहां सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज का पूरा मामला, जहां सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत कई यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग एकजुट हो गए। यातायात प्रभावित हुआ और जिस तरह से वाहन की स्थिति है उसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि उस वक्त परिस्थिति क्या रही होगी। भयावह तस्वीरें सामने आई। 2 कारों की आमने सामने टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मदद के लिए पहुंचा। भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। देखिए किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कार के आमने सामने टक्कर हुई, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। 2 कारों के आमने सामने जोरदार टक्कर का यह पूरा मामला। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दोनों वाहनों के चालक घायल हुए हैं। इसके साथ ही कई यात्री भी इस हादसे की चपेट में आ गए। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 2 कारों के आमने सामने जोरदार टक्कर में गंभीर रूप से चालक घायल हुए। इसके साथ ही कई यात्री भी इस हादसे की चपेट में आ गए। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां इस सड़क दुर्घटना में
वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। आप सोचिए जो लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। दुर्घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के लोग एकजुट हो गए। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही कुछ देर तक। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत कार्य शुरू किया गया। और वहीं सोनभद्र में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लोगों का आरोप है कि मोबाइल से बुकिंग होने के बावजूद गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा। लोगों का आरोप है कि उन्हें लगातार एक केंद्र से दूसरे केंद्र भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं ने वितरण व्यवस्था पर लापरवाही, अव्यवस्था का आरोप लगाया। कहा कि कुछ जगहों पर ब्लैक में महंगे दामों पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की भी शिकायत है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनभद्र से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां गैस के लिए लोग कतारों में घंटों तक इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्लैक में कई जगहों पर महंगे दामों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी पर सिलेंडर नहीं मिल रहे। मोबाइल बुकिंग के बावजूद आपूर्ति ना होने का आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी और लापरवाही की जा रही है। तमाम आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कतारबद्ध लोग इस इंतजार में खड़े हैं क्योंकि उन्होंने मोबाइल बुकिंग की और अब उनका आरोप है कि मोबाइल से बुकिंग करने के बावजूद उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही। अव्यवस्था और ब्लैक में बिक्री कराए जाने का आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं।
और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है, इसी दिव्यता का प्रतीक है चार धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आएं तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में चार धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल ग्राउंड जीरो से। सीएम योगी का देवरिया दौरा। आज 19 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। देवरिया को देंगे 655 करोड़ 45 लाख की बड़ी सौगात। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे सुवेंदु अधिकारी। पीएम मोदी संग शाम में होगी मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। तमिलनाडु के सीएम विजय का दिल्ली दौरा चला। अब शनिवार को दिल्ली आएंगे सीएम विजय। तमिलनाडु हाउस में तैयारियां तेज। उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी। दिल्ली समेत कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। भीषण गर्मी से देश में बिजली की रिकॉर्ड मांग बढ़ी। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, आज सीएम योगी का देवरिया दौरा रहने वाला है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। 650 करोड़ 45 लाख की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 19 विकास परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। तो ये बड़ी खबर, जहां आज सीएम योगी देवरिया को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं।
आपको बता दें 116 करोड़ 54 लाख की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। इसी के साथ 538 करोड़ से ज्यादा की 11 परियोजनाओं का भी होगा शिलान्यास। तो ये बड़ी खबर, जहां आज सीएम योगी देवरिया दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही सीएम योगी आज देवरिया को कई बड़ी सौगातें देंगे। आपको बता दें सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आज सीएम देवरिया को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 655 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज सीएम देवरिया को देंगे। तो आपको बता दें सीएम देवरिया को आज कई बड़ी सौगातें देंगे। सीएम के दौरे को लेकर कई बड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी के चलते सीएम योगी के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सीएम आज कई बड़ी सौगातें देवरिया को देते नजर आने वाले हैं। 538 करोड़ से ज्यादा की 11 परियोजनाओं का आज शिलान्यास होगा। इसी के साथ सीएम आज कई बड़ी सौगातें देवरिया को देंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने किए जनता दर्शन। आम जनता के बीच पहुंचे सीएम योगी ने लोगों की सुनी फरियादें। सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर, जहां गोरखपुर के दूसरे दिन पर सीएम योगी ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की फरियादें भी सुनी। साथ ही सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम खुद लोगों के बीच जाकर हर एक से उनकी समस्याएं सुनते नजर आए। इसी के साथ सीएम योगी ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बताते चलें कि सीएम ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे खुद सीएम योगी लोगों के बीच जाकर हर एक की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सीएम ने खुद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को भी समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के भी आदेश दिए। आपको बता दें इस कार्यक्रम में दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां सीएम ने खुद जनता के बीच जाकर उनकी फरियादें सुनी, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को भी आपको बताते चले कि सख्त लहजे में ये निर्देश दिए कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो सीएम योगी ने आज गोरखपुर के दूसरे दिन पर आपको बता दें सीएम के दूसरे दिन पर सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया। अपने गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी ने फरियादियों की फरियाद सुनी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग हैं उनकी समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। सीएम ने हर एक को मदद का आश्वासन भी दिया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां साइकिल से कोर्ट पहुंचे करीब 70 जज। बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर निकले सभी जज। पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से पहुंचे कोर्ट। सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का दिया संदेश। तो पीएम मोदी की अपील का ये बड़ा जो है आपको बताते चलें, पीएम मोदी की अपील के बाद जो जज हैं वो खुद साइकिल से पहुंचे हैं।
आपको बता दें सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का संदेश दिया है। तो पीएम मोदी की अपील का ये बड़ा असर देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में करीब 70 जज साइकिल से कोर्ट तक पहुंचे। बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर निकले सभी जज पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से पहुंचे कोर्ट। सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का संदेश भी दिया है। तो ये बड़ी खबर, जहां लखनऊ में पीएम मोदी की अपील का ये बड़ा असर देखने को मिला, जिसके चलते आपको बता दें करीब 70 से ज्यादा जज कोर्ट साइकिल से पहुंचे। साथ ही आपको बताते चलें कि जजों ने लोगों को ईंधन बचाने का संदेश दिया है। तो आपको बता दें बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर पहुंचे जज। वहीं पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल लेकर आपको बता दें जो जज हैं वो कोर्ट तक पहुंचे हैं। साथ ही जजों ने लोगों से अपील की है कि वो ईंधन का बचत करें। तो पीएम मोदी की अपील का ये बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें ऊर्जा संकट के बीच पीएम ने अपील की थी, जिसके बाद ये बड़ा असर आज लखनऊ में देखने को मिला, जिसके चलते 70 से ज्यादा जज जो है कोर्ट पहुंचे, वो भी साइकिल पर, बिना गाड़ी बिना बस वो लोग साइकिल से कोर्ट तक पहुंचे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का संदेश भी दिया। आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ईंधन बचाओ और पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया गया है, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज लखनऊ जस्टिस के सभी न्यायिक अधिकारीगण साइकिल से कचहरी आए हैं। और अब प्रत्येक शनिवार को ये सभी अधिकारीगण साइकिल से आएंगे और वीक के और दिनों में पूल कार करके अपना एक कार से 2, 3, 4 जितने अधिकारी आ सकते हैं। तो पीएम मोदी की अपील के बाद जो जज हैं वो कोर्ट तक साइकिल से पहुंचे हैं। सभी 70 से ज़्यादा जज साइकिल से कोर्ट तक पहुंचे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पीएम मोदी की अपील का जो है बड़ा असर देखने को मिला। सत्तर से ज़्यादा जज साइकिल से कोर्ट तक पहुंचे हैं। साथ ही जजों ने लोगों से अपील की कि वो भी ईंधन बचाएं। लखनऊ में जज लोग साइकिल से आए। मैम क्या नाम होगा और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल है। हम लोग प्रधानमंत्री की जो मुहिम चलाई गई है उसको बाकायदा बखूबी फॉलो किया। आज हम लोग ने सेशन हाउस से अपने अपने कोर्ट की तरफ साइकिल से आए और ईंधन बचाया गया है। और मैं समस्त जनता, भारत की जनता से कहना चाहूंगी, एक राष्ट्र एक संकल्प के अनुसार सभी ईंधन बचाने के प्रयासरत रहे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग 2 पहिया या बैटरी की कारों का इस्तेमाल करें, जिससे फ्यूल का कंजप्शन कम हो। मैम ये लगातार चलता रहेगा या फिर आप लोग किसी पर्टिकुलर डे पे आएंगे कैसे? हाँ, अभी ये जैसा आपके निर्देशानुसार हफ्ते में एक बार ये मुहिम चलाई जाएगी, तो सभी अधिकारी हफ्ते में एक बार साइकिल का प्रयोग करते हुए अपने अपने न्यायालय में आएंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो ये आप देख रहे थे कि जो यहाँ पर जजेस हैं वो साइकिल से आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राष्ट्र एक संकल्प, सेव फ्यूल, ईंधन बचाओ, हरित एवं मजबूत राष्ट्र बनाओ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय लखनऊ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे और सारी चीजें नियमित रूप से चलती रहेंगी। लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह पहले देशवासियों से अपील की थी कि ईंधन बचाएं, क्योंकि ईंधन बचाएंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र की मजबूती के साथ लखनऊ के जज भी सहयोगी बन रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आलोक दीक्षित, भारत अपडेट, लखनऊ। तो आपको बता दें पीएम मोदी की अपील का ये बड़ा असर होते हुए दिखा है, जहां लखनऊ में साइकिल से कोर्ट तक पहुंचे सभी 70 जज। आपको ये भी बताते चलें कि बटलर पैलेस से कोर्ट तक साइकिल लेकर सभी जज निकले, कुछ पैदल चलते नजर आए। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पीएम मोदी की अपील के बाद साइकिल से जो ये जज हैं वो कोर्ट तक पहुंचे हैं।
वहीं सभी जजों ने लोगों को ईंधन बचत का भी संदेश दिया है। तो लखनऊ में भी पीएम मोदी की अपील का ये असर देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शिव कृपाल मिश्रा लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। तो शिव, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जैसे कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, सदस्य महिला आयोग श्रीमती रितु शाही जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया श्रीमती अलका सिंह जी, अध्यक्ष नगर पंचायत बरहद श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री एसएन सिंह जी और किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के नेता बंधु उपेंद्र नाथ सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, देवरिया जनपद और खास तौर पर देवरिया नगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूज्य महर्षि देवराहा बाबा की तपोभूमि और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रखर संत बाबा राघव दास की कर्म भूमि के रूप में विख्यात इस देवरिया की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में तमाम बंदिशों को पार करते हुए इस प्रातःकालीन सभा में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद आज मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर 655 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज देवरिया जनपद को और खासतौर पर इन 3 विधानसभाओं को मिलकर के आज यहां प्राप्त हो रहा है। इसकी भी मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था, लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था।
लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू बानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी। हमें चौरी चौरा में वहां पर जाम में फंसना होता था क्योंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गोरखपुर से देवरिया की दूरी अब 4 लेन के कारण और कम हो गई है और आप आसानी से इस दूरी को तय कर सकते हैं। देवरिया से फिर ये मार्ग आगे जाकर के बलिया तक जा रहा है। विकास अब रुकने वाला नहीं है। जब मैं पिछली बार आया था तब यहां पर शाही जी ने, सोलमणि जी ने, यहां के हमारे सभी मान्य विधायकों ने कहा था कि हमारी सड़कों को 4 लेन या 2 लेन की होनी चाहिए। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि बगैर इस प्रकार के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर विकास हो नहीं सकता और विकास होगा नहीं तो रोजगार नहीं सृजित हो सकता है। हमें अच्छे रोजगार के लिए और रोजगार की इन संभावनाओं को, विकास की गति को फास्ट करने के लिए उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने जो भी प्रस्ताव हमारे इन विधायकों ने मेरे सामने रखा, चाहे वह देवरिया से कसिया का मार्ग हो या देवरिया से बरहज का मार्ग, देवरिया के अंदर फ्लाईओवर के मामले हो या अन्य जो भी ब्रिजेज, इन सभी के लिए हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से कुछ कार्यों का आज हम शिलान्यास कर रहे हैं और कुछ का उद्घाटन भी कर रहे हैं। एक शुरुआत है, अंत नहीं है। आपने देखा होगा, यहां सांसद जी कह रहे थे देवरिया में बाईपास बन रहा है। बाईपास के साथ ही अभी एक गति और फास्ट होगी। जब देवरिया से हम लोग कसिया का ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो एक कनेक्टिविटी केवल कसिया तक की नहीं है। याद करना, ये हमारे नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का पार्ट है। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का मतलब पडरौना से लेकर के कसिया, कसिया से देवरिया, देवरिया से हम इसको मऊ लेके जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ करके वाराणसी के लिए भी और लखनऊ के लिए भी जोड़ने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जब एक कसिया की तरफ जा रहा है तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी का जो 4-6 लेन की एक एक्सप्रेस वे बनने जा रही है, उसके साथ जुड़ेगी। और देवरिया वासियों के लिए अगर सिलीगुड़ी जाना है तो अन्य मार्ग नहीं, यहां से सीधे गए 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको देवरिया से वह 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी और सीधे आप सिलीगुड़ी तक का रास्ता 6 लेन और 8 लेन की मार्ग से आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छी सड़कें हमारी गति को बढ़ाती है और यही गति प्रगति का आधार बनता है। यही गति प्रगति का आधार बनता है। आज से 9 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था देवरिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। और मुझे इस बात पर प्रसन्नता की, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है
कि पूज्य महर्षि देवराह बाबा के नाम पर आज देवरिया में देवरिया का अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है और मेडिकल कॉलेज यहां पर अच्छी ओपीडी के साथ संचालित हो रहा है। अभी उसमें बहुत सारे कार्य नए बनने जा रहे हैं। हमने नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी बोला है। जल्दी से जमीन चिन्हित करो, कार्य करो। जनता से जुड़े हुई कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। हम समस्या नहीं देते, हम समाधान देते हैं और समाधान देने के लिए इस सरकार को जनता जनार्दन चुनती है और उसी समस्या का समाधान करने के लिए आज मुझे आपके देवरिया में आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हुई है कि यहां की कनेक्टिविटी को हम और फास्ट करने में समय सफलता प्राप्त होगी। आईटीआई बन रहा है। आईटीआई केवल आईटीआई नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का केंद्र होगा। नौजवानों की स्किलिंग होगी, उद्योग धंधों में उन्हें रोजगार मिलेगा, देश में विदेश में उनके लिए कार्य की कमी नहीं होगी। यह आज की आवश्यकता है और जब हमारे पास अच्छे ट्रेंड मैन पावर होगा तो उसके लिए कार्य की कमी नहीं होगी। यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद करेगी। बहनों और भाइयों, क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। यह है नई यूपी की पहचान। आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। आप तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और उत्तर प्रदेश की बहनें नाइट शिफ्ट में भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं और जब मर्जी तब अपने घर आ रही है। अगर कोई सौदा और कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। अब हमारा अन्नदाता किसान पलायन नहीं कर रहा है। गन्ना किसानों को प्रति कुंटल गन्ना का दाम 400 रुपया हम लोगों ने किया है। उसकी उपज का दाम उसे मिल रहा है। कृषि विभाग की योजना और शासन की योजना का लाभ भी मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया है। आज हर गरीब को शासन की योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देके हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ। और अभी जब हर गरीब को मिल गया तो हम लोगों ने कहा शिक्षक को क्यों छोड़ दे, शिक्षक को भी हम कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा दे दिए, शिक्षा मित्रों को दे दिए, अनुदेशकों को दे दिए, रसोइयों को भी दे दिए हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दे दिया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कोई सोचता था पहले
के कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा। आज वह बन करके तैयार हो रहा है कृषि विश्वविद्यालय। नए सत्र में मैं साई जी से कहूंगा कृषि विश्वविद्यालय को चलाने की तैयारी करवाइए, इसको नए सत्र में इसको चला देना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये कृषि विश्वविद्यालय केवल एक भवन नहीं है, हमारे अन्नदाता किसानों को तकनीक के साथ जोड़ करके लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, उसकी आमदनी को बढ़ाना, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक अभिनव प्रयास है। और उसी प्रयास का हिस्सा बनने के लिए आज देवरिया में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं, मेरे पास जो प्रस्ताव आते हैं विकास के, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि देवरिया के लोगों ने तो हम पर उपकार किया। 2022 के चुनाव में यहां की सभी 7 सीटें कमल के चुनाव चिन्ह को समर्पित करके देवरिया वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर एक उपकार किया है। इसलिए विकास का जो भी प्रोजेक्ट देवरिया का आएगा और रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। हर हाल में विकास होगा। और इसीलिए हम लोगों ने चाहे सलेमपुर का हो, तमकोही का हो, बरहज का हो, रुद्रपुर का हो, जहां के भी विकास की परियोजनाएं रही हो, ये पथरदेवा, देवरिया, रामपुर कारखाना, इन विधानसभाओं के साथ साथ सभी विधानसभाओं के इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य। बरहज का मार्ग बहुत खराब था, हमने तत्काल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा भी आप जाइए वहां, तत्काल वहां पर उस मार्ग के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी के समय मोहन सिंह सेतु के निर्माण के लिए धनराशि थोड़ी सी दी गई, टोकन मनी। आप मुझे बताओ, जिस पुल के बनाने में 100 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होना है, उसके लिए 1 लाख रुपया देते थे। अधूरा कार्य। हमने कहा पीडब्ल्यूडी ब्रिज कारपोरेशन को हर हाल में उस सेतु का निर्माण समय से पूरा करने की तैयारी करो। पैसा जो लगता है वर्तमान सरकार पैसा देगी। जनता की सुविधा के लिए कार्य होने चाहिए, अनावश्यक रूप से जनता को समस्या नहीं आनी चाहिए। विकास की परियोजनाएं अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगी। हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम ये डबल इंजन सरकार कर रही है। नौजवान को रोजगार देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। अन्नदाता किसानों के लिए योजना का लाभ हो या महिला स्वावलंबन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और डबल इंजन सरकार के इन्हीं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से हम लोग आज देवरिया जनपद में आए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आपकी जो परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं को हम लोगों ने पहले भी स्वीकृति दी है। और अभी परसों मैंने पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना को लेकर के सभी माननीय सांसदों और विधायकों के साथ एक बैठक की है। मैंने उनको कहा जनता से जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट हैं इस बार दे दीजिए, इस बार हम सभी को, बाकी को सबको स्वीकृत करवा करके आगे बढ़ा देते हैं। हम मानते हैं कि वर्तमान में पश्चिम एशिया का संकट है, तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आई है अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण। उससे विटामिन मिलना थोड़ा संकटग्रस्त हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जहां गांव की सड़क की कनेक्टिविटी हो वहां इंटरलॉकिंग या सीसी मार्ग का निर्माण कर दीजिए। जहां हाईवे का भी निर्माण होना है वहां पे भी सीसी मार्ग का निर्माण करिए। सीसी मार्ग में मटेरियल की क्वालिटी का ध्यान दे देंगे तो जो सड़क सामान्य रूप से बिटवीन से 5 से 7 वर्ष में मरम्मत के लिए आती है, जब सीसी मार्ग बनेगा लागत एक बार बढ़ेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 50 साल के लिए मरम्मत की समस्या का समाधान भी दे देगी।
और हमें विकास के इसी मॉडल को अपनाना पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा, सुशासन, विरासत और विकास का यह अभिनव प्रयास एक साथ आगे बढ़ेगा। आप सबका आशीर्वाद यहां पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को अनवरत प्राप्त होते रहना चाहिए। किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये जनप्रतिनिधि आपके विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करते हैं, आपकी योजनाओं को शासन तक पहुंचाते हैं, शासन से उन योजनाओं को जनपद में लेकर के आते हैं, और विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए। आपने कमल के चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दिया, बदले में जनप्रतिनिधि विकास की योजनाओं को, वेलफेयर की योजनाओं को और विरासत से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के आपके पास आते हैं। याद करिए ना देवरिया वासियों, यही देवरिया है जब सपा के समय में लार में दुर्गा पूजा के जुलूस पर लाठी चार्ज करके उसको बाधित कर दिया जाता था। यही तो जिला है, और मुझे आना पड़ा था तब आंदोलन करने के लिए। ये वही जिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन में जब लाठियां चलती थी राम भक्तों पर, यानी राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था, उनको परहेज था। लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए, भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी, और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। वह अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, नेमी सारण्य में, मां विंध्यवासिनी धाम में, प्रयागराज में, कुशीनगर में, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर को देख करके तो कोई ऐसा हिंदू देश और दुनिया के अंदर नहीं होगा जो अभिभूत न होता हो। बहनों और भाइयों, ये विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज यूपी की पहचान बन चुका है। और इसीलिए जहां कहीं हम लोग जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अरुणाचल में जाएंगे या महाराष्ट्र के सुदूर किसी कोने में, जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो या सुदूर तमिलनाडु और केरल में, जहां कहीं भी जाते हैं, हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वह भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। आज राम से, कृष्ण से, बाबा विश्वनाथ से हमारी पहचान बन गई है। स्वाभाविक रूप से इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, सीधे सीधे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है। हर उत्तर प्रदेश वासी की एक नई पहचान है। और सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं, आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और आज आप चले जाइए देश में कहीं भी, बोलेंगे मैं यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया हूं,
वो तुरंत सामने वाले के चेहरे पर चमक आएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपने गले के साथ जोड़ ले। ये है नई पहचान। उन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया, क्योंकि जाति के नाम पर विभाजन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले वे लोग थे। विकास को उन्होंने बाधित किया, जनता का शोषण किया, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। लूट मचा रखी थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये 655 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात आज जो इन 3 विधानसभाओं से जुड़ी हुई थी, इसके लिए मैं देवरिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की और विरासत की एक कड़ी, ये यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां देवरिया पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए, जहां उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश किस तरह से लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और अब उत्तर प्रदेश निरंतर अग्रसर है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने देवरिया को दी विकास की सौगात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने कई परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी ने देवरिया को विकास की सौगात दी है, जहां तमाम बातों का जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश की पहचान पूरी दुनिया में अलग बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल के और आज के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है। इसके साथ ही 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया दौरे पर है, जहां हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इसके साथ ही देवरिया को विकास की सौगात दी। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम आवास से शुरू हुई मकानों की गणना। आज से उत्तर प्रदेश में मकानों की गणना शुरू हो गई है। हर घर पहुंचेगी जनगणना टीम, पूछेगी 33 सवाल। जी हाँ, सीएम आवास से शुरू हुई है मकानों की गणना और अब ये धीरे धीरे गणना पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। इसके साथ ही हर घर पहुंचेगी जनगणना टीम, 33 सवाल पूछेगी। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में जनगणना शुरू हो चुकी है। आज से उत्तर प्रदेश में मकानों की गणना शुरू हो चुकी है। हर घर पहुंचेगी जनगणना की टीम, 33 सवाल पूछेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है मुख्यमंत्री आवास से। जी हां, सीएम आवास से शुरू हुई मकानों की गणना। आज से उत्तर प्रदेश में मकानों की गणना शुरू हो चुकी है। हर घर पहुंचेगी जनगणना टीम, पूछेगी 33 सवाल और इसकी शुरुआत हो चुकी है मुख्यमंत्री आवास से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जहां उत्तर प्रदेश में आज से मकानों की गणना शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आवास से हुई है और अब धीरे धीरे ये पूरे उत्तर प्रदेश में मकानों की गणना होगी और इसके साथ ही 33 सवाल पूछे जाएंगे और आज से उत्तर प्रदेश में मकानों की गणना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि हर घर पहुंचेगी जनगणना की टीम। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। आज से स्कूलों में इसके लिए बड़ा फैसला लागू किया गया है, जहां आपको बताते चले कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। आज से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश का उल्लंघन करने के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है और इसके साथ ही ये हिदायत भी दी है, चेतावनी भी दी है कि अगर इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी ने गर्मी को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो लखनऊ में डीएम ने भीषण गर्मी के चलते सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बढ़ती गर्मी के प्रकोप और लू के बचाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा आदेश दिया गया है और साथ ही हिदायत और चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की कहर से तप रहा है, जिसके बाद अब जिलाधिकारी ने यह बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए आज से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दी है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही यह हिदायत भी दी है कि अगर इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। आज से स्कूलों में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए सभी स्कूल को बंद करने का बड़ा आदेश दिया गया है। बढ़ती गर्मी के प्रकोप और लू के बचाव को देखते हुए आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने भी देखिए अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट पर है और सभी से यह अपील भी की जा रही है कि घर से बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि कई ऐसे मामले भी हीट स्ट्रोक के सामने आ चुके हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त गर्मी से तप रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने यह बड़ा फैसला लिया है। आज से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, ग्रीष्मकालीन अवकाश आज से घोषित कर दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इसका उल्लंघन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बांदा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचते ही जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिला अस्पताल में डायरिया, बुखार, उल्टी और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। अस्पताल में अतिरिक्त वाटर कूलर और राहत व्यवस्था की गई है। डीएम अमित आसेरी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे राहत की संभावना से इनकार किया है। जिला अस्पताल में भी और पंचायतों में जो भवन है वहाँ पर भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और हीट वेव के संबंधित जो इंतजामियात हम लोगों ने किए हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो आम जनता है उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जहाँ पर भी कूलिंग रूम बना रखे हैं उनको हम लोगों ने देखा है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है उसको हमने देखा है और पंखे और कूलर वगैरह चल रहे हैं उन सबकी व्यवस्था हम लोगों ने देखी। तो जिला अस्पताल में भी डिमांड थी काफ़ी टाइम से, यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। इसमें जैसे टेम्परेचर बांदा का देश में प्रदेश में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, करीब 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और
सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है इसमें जो है हम लोग सभी देशवासियों से नगरवासियों से प्रदेशवासियों से यही गुजारिश करेंगे कि 9 से 3 बजे तक बाहर निकलें। और मिर्जापुर में लगातार बढ़ रही गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए मिर्जापुर पुलिस ने पहल की है। पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने यातायात पुलिसकर्मियों को टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस यानी एसी, हेलमेट, छाता, पानी की बोतल और सेफ्टी गॉगल्स वितरित किए गए हैं। और खबर प्रयागराज के मेजा क्षेत्र से है, जहां क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा फूट गया। लोगों ने बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में लालटेन लेकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि सीएम के निर्देश के विभाग के अधिकारी अघोषित बिजली कटौती कर रहे हैं, जिससे आम जन को भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मामले में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो अधिशासी अभियंता यहाँ देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों में लालटेन लेकर बिजली विभाग के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो लगातार अघोषित बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद अब प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में लालटेन लेकर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही ये चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो लगातार अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, जिसके बाद अब गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में लालटेन लेकर बिजली विभाग पहुंचे, जिसके बाद यहाँ नारेबाजी करते हुए नजर आए, गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। और खबर लखनऊ के थाना बीकेटी क्षेत्र से है, जहां क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़ित 12वीं की कक्षा की छात्रा है और वे इलाज के लिए 3 दिन पहले भर्ती हुई थी। पीड़ित छात्रा ने अस्पताल के एक डॉक्टर पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डॉक्टर को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पीड़ित छात्र को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। थाना क्षेत्र बीकेटी से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो तेजस हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, युवती के साथ वहीं पर कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म किया गया। उक्त सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और खबर नोएडा से है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए शबीक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोप द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और वीडियो प्रसारित किए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की कार्रवाई कर रही है। तो
तो आरोपी सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट करता था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां श्रमिक आंदोलन पर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करता था, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है श्रमिक आंदोलन का फरार आरोपी था। और खबर लखनऊ के थाना सादतगंज से है, जहां सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां सादतगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और देखना होगा कि पोस्टमार्टम के क्या कुछ खुलासे निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां सादतगंज थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव मिला है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है कि आखिर ये युवक कहां का रहने वाला है, कौन है और इसकी मौत कैसे हुई, इसका शव यहां कैसे आया, या फिर क्या कुछ इसके पीछे मामला है। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करके मामले का खुलासा जल्द करेगी। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कई ऐसे अहम खुलासे कर सकते हैं। हालांकि शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आते ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे लखनऊ से, जहां एक अज्ञात युवक का शव सड़क किनारे मिला है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंतजार है रिपोर्ट की। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर एक दामाद ने ससुर की लाठी से पीटकर मौत की घाट उतार दिया। आरोपी दामाद ने पारिवारिक रंजिश के चलते ससुर के सिर पर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मौके पर ही ससुर की मौत हो गई। और चलिए प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो सीधी बड़ी जानकारी प्रयागराज से, जहां सड़क पर दिखा एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर। दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां लगातार देखिए तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। और इसके बाद एक बार फिर से सड़क हादसा देखने को मिला, जहां दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। और बताया जा रहा है कि दोनों ही कार चालक घायल हुए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है।
समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।